ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चलेगा आज का वो रहेगा राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य के अंदर जो विभिन्न रचनाएं हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, बने रहिएगा। बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख साहित्य प्रमुख विधाएं, यानी साहित्य के अंदर कौन कौन सी ऐसे शब्दावलियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं निशानी। क्या होता है शब्द निशानी? निशानी किसी व्यक्ति की याद के रूप में लिखी जाने वाली, किसी व्यक्ति की याद के रूप में लिखी गई रचना, वो कहलाती है निशानी। निशानी का अर्थ कहीं ना कहीं कोई उपहार हो सकता है ना, किसी की याद में, है ना, कोई छोड़ के चला गया, निशानी, निशान छोड़ के चला गया ना, निशानी। तो निशानी का अर्थ क्या होगा कि किसी व्यक्ति के याद की रूप में जो रचना लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? निशानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जमाल। जमाल क्या होता है? ये डिंगल का एक विशेष प्रकार होता है, यानी मात्रिक छंद है। ये छंद तो है लेकिन कैसा छंद है? एक मात्रिक छंद है। और किस में लिखा जाएगा? डिंगल में लिखा जाएगा। अर्थात जो जमाल है वो किस में लिखा जाता है? डिंगल का एक विशेष मात्रिक क्या है? छंद है। यह इंद्र सिंह जीरी जमाल प्रसिद्ध है। यानी उदाहरण की अगर बात करें जमाल की तो इंद्र सिंह जीरी जमाल क्या है? प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, निशानी तो क्या होती है? किसी व्यक्ति की याद में लिखी गई जो रचना है उसे कहा जाता है निशानी। जबकि जमाल क्या है? जमाल एक मात्रिक छंद है जिसे डिंगल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? डिंगल में लिखा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इंद्र सिंह जीरी जमाल, इंद्र सिंह जीरी क्या है? जमाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका दुहा, है ना। नेक्स्ट क्या आ जाता है? दुहा। इनके अंतर्गत महान व्यक्तियों को कार्यों का ऐतिहासिक वर्णन करना, यानी मान लें कि पहले होता क्या था कि राजा के सामने है ना, वाचन करने वाली जो जातियां हैं, वाचन करने वाली जातियां, याद रखिएगा कि वाचन करने वाली जो जातियां हैं ये क्या करती थी? ये राजा के सामने खड़े होकर दुआ सुनाया करते थे। यानी यहां पर राजा की क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। और राजा के जो साहसिक जो कार्य हैं उनका यहां पर क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है? दुआ के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ख्यात, है ना। ख्यात क्या है? ख्यात, ख्याति। इसमें राजा महाराजा के इतिहास का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। ख्यात में भी क्या होता है? राजा महाराजा का जो ऐतिहासिक वर्णन है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, दयाल द्यासरी ख्यात, है ना, दयाल द्यासरी ख्यात। मोहनोत नेणसिरी ख्यात, देखिएगा, मोहनोत नेणसिरी ख्यात, है ना। तो याद रखिएगा, ख्यात का अर्थ यहां पर क्या है? किसी ऐतिहासिक वर्णन से है। किससे है? ऐतिहासिक वर्णन है, वर्णन से है। किससे है? ऐतिहासिक वर्णन से है। नेक्स्ट आ जाता है वेली। नेक्स्ट क्या आता है? वेली। इसे वेली छंद में लिखा जाता है। याद रखिएगा कि इसे किस में लिखा जाता है? वेली छंद में लिखा जाता है। ये धार्मिक घटनाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर क्या होता है? आधारित होता है। यानी यूं कहें, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ ये धार्मिक घटनाओं पर भी क्या होता है? ये
आधारित होता है, यानी इसके अंतर्गत धार्मिकता के साथ साथ ऐतिहासिक घटना भी सुनाई जाती है। तो वो हो जाता है आपका वेली। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, वेली किशन रुक्मणी ख्यात, आपने नाम सुना होगा वेली किशन रुक्मणी ख्यात, जो कौन लिखते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं, और भाषा होती है इसके अंतर्गत डिंगल भाषा। फिर है दईदास जेतावर त्रिवेली, राव रतन सिंह जी क्या है? वेली है। तो ये देखेगा कि यहां पर हम राजस्थान की जो साहित्य है, साहित्य की प्रमुख जो विधियां हैं, यानी जो साहित्य लिखे जाते हैं उनके जो अलग अलग विधि है ना, अलग अलग जो पड़ाव है वो यहां पर हमने देखे हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता आपका रूपक क्या है? यह एक काव्य कृति है, यानी एक कविता का रूप है जिसमें वंश से व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। यानी यूं कहें कि कविताओं के माध्यम से, है ना, काव्य रूप के अंदर जो है किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियों का जो वर्णन होता है, उपलब्धियों का क्या होता है? वर्णन होता है, उसे कहा जाता है रूपक। उसे क्या कहा जा रहा है? रूपक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? रूपक नाम दिया गया। उदाहरण के तौर पे देखिए, गज गुण रूपक, है ना, नाम सुना होगा आपने। क्या है? गज गुण रूपक। लिखने वाले कौन है? केशवदास गार्डन। याद रखिएगा कि लिखने वाले कौन है? केशवदास गार्डन है ना। तो याद रखिएगा कि केशवदास गार्डन ने क्या लिखा है? गज गुण रूपक लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है रूपक गोगाद। रूपक क्या है? गोगाद। फिर है राज रूपक, जो किसने लिखा है? वीर भाण ने लिखा है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है राज रूपक, जो पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर कि राज रूपक के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाते हैं वीर भाण हो जाते। कौन हो जाते हैं? वीर भाण हो जाते हैं। तो देखिएगा रूपक क्या होता है? रूपक एक काव्य कृति है ना, एक कविताओं के माध्यम से लिखी गई रचना है जिसके अंदर यहां पर यूं कहेंगे कि साहसिक कार्य या किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट हो जाता आपका राज रूपक। क्या हो जाता है? राज रूपक। जो किसने लिखा था? ये लिखा था वीर भाण ने। किसने लिखा है? वीर भाण ने। नेक्स्ट है रूपक गोगाद, गज गुण रूपक, जो लिखा है केशवदास गार्डन ने। नेक्स्ट आता है आपका वात। देखिएगा वात का अर्थ क्या होता है? कथा से है। बात या कथा से है। याद रखिएगा कि वात का अर्थ किससे है? बात कहने से है या कथा सुनाने से है। तो देखिएगा वात का अर्थ बात कहने या कथा करने से है। इसमें एक व्यक्ति कथा सुनाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सुनते सुनते यहां पर हुकारे देता है ना। क्या देता है? हुकारे देता है। तो ये कहलाती है वात। उदाहरण देखिएगा कान्नड़ देवरी वात, अमर सिंह जीरी वात, है ना, अमर सिंह जीरी वात। याद रखिएगा कान्नड़ देवरी वात और अमर सिंह जीरी वात। नेक्स्ट आता है दवावते। क्या होता है? दवावते उर्दू और फारसी में लिखा गया। याद रखिएगा कि उर्दू और फारसी में लिखा गया गद्य रूप, है ना, काव्य रूप नहीं है, गद्य रूप, जिसमें राज व्यवस्था का तुकांत और परवायुक्त यहां पर क्या होता है? वर्णन होता है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं दवावते, है ना। तो देखिएगा एक होता है दुआ, एक होता है दवावते। तो देखिएगा दवावते किस में लिखा जाता है? उर्दू और फारसी के अंदर लिखा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि दवावतों की भाषा क्या होती है? उर्दू और फारसी होता है, फारसी होती। इसमें परवायुक्त लिखा जाता है और गद्य रूप में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? गद्य रूप में। जैसे कि महाराणा जवान सिंगरी दवावते। याद रखिएगा कि महाराणा जवान सिंगरी दवावते। तो ये शब्दावली पूछी जा सकती है दवावते क्या होता है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट आता है पर्ची। देखिएगा पर्ची क्या है? पर्ची का अर्थ यहां पर चमत्कारों से भी लिया जा सकता है। संतों द्वारा लिखित पद्यबद्ध,
रचना जिसमें महान व्यक्तियों की क्या होती है, जीवनी होती है, महान व्यक्तियों का क्या होता है, जीवन का वर्णन होता है, उसे कहा जाता है पर्ची। उसे क्या कहा जाता है, पर्ची कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, पर्ची कहा जाता है। जैसे कि संत रैदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, संत दादू दयाल री पर्ची और संत पीपारी पर्ची। याद रखिएगा कि रामदेव जी री पर्ची को क्या कहा जाता है, 24 वाणियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 24 वाणियां कहा जाता है। यानी यूं कहें कि रामदेव जी ने जो चमत्कार किए थे, क्या किए थे, चमत्कार दिए थे, है ना, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 24। यानी यूं कहें कि ये जो चमत्कार है उनकी एक वाणी है, वो 24 वाणियों के माध्यम से यहां पर एक गायन बनाया गया है, जिसे क्या कहा जा रहा है, रामदेव जी री पर्ची कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मर्सिया। मर्सिया क्या है, किसी महान व्यक्ति की मृत्यु के बाद, कोई भी महान व्यक्ति, उसकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब महान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यहां पर रोने बिलखने ज्यादा नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खुशियां मनाओ क्योंकि ये तो महान व्यक्ति था। तो उस समय उनके लिए गीत गाए जाते, क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते, जिसे क्या कहा जाता है, मर्सिया कहते हैं। किसी महान व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए गाई गई रचना, है ना, गाई गई रचना मर्सिया कहलाती। याद रखिएगा कि मर्सिया क्या होता है, में से मर्सिया और में से मृत्यु, है ना, मृत्यु, लेकिन किसकी, साधु संत या महान व्यक्ति की मृत्यु के उपलक्ष्य में शोक व्यक्त करने के लिए जो गाए जाते, गीत गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है, उन्हें मर्सिया कहा जाता है। देखिएगा नोट में, देखिएगा राणे जगपतरा मर्सिया। उदाहरण की बात करें अगर हम कि मर्सिया का कोई उदाहरण, तो देखिएगा राणे जगपतरा मर्सिया मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखे गए थे। याद रखिएगा कि ये कब लिखे गए थे, ये महाराणा जो जगत सिंह है उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में यहां पर क्या लिखे गए थे कि राणे जगपतरा मर्सिया लिखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है रासो। रासो क्या है, राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता है। राजाओं की वीरता का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जैसे कि बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। आपने नाम सुना होगा कि बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, है ना। तो ये रासो क्या है, रासो के अंदर राजा महाराजाओं की वीरता का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वचनिका। नेक्स्ट क्या आता है, वचनिका। यह अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी में है ना। यानी यूं कहें, कहीं ना कहीं ये वचनिका जो है किसी पाठ का एक अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश है, जो कि एक गद्य रचना होती है। ऐसी रचना होती है गद्य रचना जिसमें चंपू काव्य, जिसे एक चंपू काव्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर वचनिका को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य। तो याद रखिएगा, हम इसे याद रखेंगे कि चंपू ने एक राजा को मिश्री खिलाकर वचन दिया था। क्या याद रखेंगे, चंपू ने राजा को मिश्री खिलाकर क्या दिया था, वचन दिया था। देखिएगा तो यहां पर हो जाएगा कि वचन से हो जाएगा वचनिका, चंपू से हो जाएगा चंपू काव्य भी कहा जाता है, और मिश्री से हो जाएगा कहीं ना कहीं ये अपभ्रंश मिश्री है। मिश्रित राजस्थानी क्या है, अपभ्रंश माना जाता है। उदाहरण की बात करें, अचल दास खींचीरी वचनिका। याद रखिएगा, अचल दास खींचीरी वचनिका। तो ये सभी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं साहित्य के। नेक्स्ट आ जाता है विगत। विगत देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है, विगत आता है। विगत का अर्थ होता है हालात, स्थिति से, है ना। विगत का अर्थ क्या होता है, हालात या स्थिति से होता है ना। ये इतिहास से संबंधित ग्रंथ लेखन की एक क्या है, शैली है, एक प्रकार की एक शैली है, जिसके अंदर किसी स्थान विशेष की जो हालात है, वो हालात राज व्यवस्था से जुड़ी हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, और धार्मिक हालात हो सकते हैं। उनको किसी रचना के माध्यम से लिखना
वो क्या कहलाता है? विगत कहलाता है। क्या कहलाता है? विगत कहलाता है। सर्वाधिक जो विगत लिखी गई है वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि देखिएगा, मारवाड़ परगनारी विगत, यानी यहां पर जो मारवाड़ का परगना है, मारवाड़ जो राज्य है, मारवाड़ जो क्षेत्र है, उसकी हालात या स्थिति के बारे में इस पुस्तक के अंदर उस समय लिखा गया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश। क्या होता प्रकाश? तो देखिएगा, प्रकाश का अर्थ किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर, एक निश्चित टॉपिक के ऊपर बल देना ही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। देखिएगा, किसी व्यक्ति के विशेष या वंश के बारे में, व्यक्ति विशेष के वंश के बारे में उपलब्धियों का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। आपने देखा होगा किसी बात को प्रकाश में लाना, यानी उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? विशेष क्या दिया जा रहा है? बल दिया जा रहा है। उदाहरण के रूप में देखिएगा, सूरज प्रकाश और महायश प्रकाश। याद रखिएगा, सूरज प्रकाश और महायश प्रकाश। तो ये हो जाते हैं आपके यहां पर साहित्य की प्रमुख विधाएं। वापस से देखिएगा कि हमने सबसे पहले देखा है निशानी। तो देखिएगा, निशानी मुख्य बात करते हैं। निशानी क्या होती है? दुहा, ख्यात, वात, है ना, रासो, ये पूछे जा सकते हैं। वचनिका, दवावते, विगत, है ना, तो ये पूछे जा सकते। देखिएगा, निशानी, निशानी आपको पता है किसी व्यक्ति की याद में लिखी जाएगी, है ना। और निशानी से रिलेटेड एक आपको रचना याद रखनी है कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दियो क्षत्ररानी। आपने हाड़ा रानी का नाम सुना होगा, और रतन सिंह चुंडावत ने जब हाड़ा रानी से, जो सहल कंवर है, उससे अपनी एक निशानी मंगवाई थी, उस समय जब हाड़ा रानी ने जो है, सहल कंवर ने अपना शीश काट के दिया था, याद होगा आपको, तो उनके लिए कविता आती है, उसका नाम है चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दियो क्षत्ररानी। तो ये भी एक निशानी का रूप है। किसका रूप है? निशानी। ये लिखी है रचना, अर्थात कविता जो है वो लिखी थी मुकुल रस्तोगी ने। किसने लिखी है? मुकुल रस्तोगी ने। याद रखिएगा, मुकुल रस्तोगी ने ये क्या लिखी है? रचना लिखी है। लेकिन निशानी शब्द एक अलग है। निशानी एक साहित्य की क्या है? विधा है। साहित्य की एक विधि या विधा है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति की याद में की गई रचना, याद में की गई रचना, है ना, किसी व्यक्ति की याद में की गई रचना क्या कहलाती है? निशानी कहलाती है। याद रखिएगा। देखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका जमाल था, जिसकी भाषा क्या थी? डिंगल भाषा थी। और उसके बाद था दुआ, है ना। तो दुआ में क्या है? बढ़ चढ़कर राजा को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता था ना। फिर है ख्यात। ख्यात आपको पता ही है, किसी भी क्षेत्र की इतिहास का जो वर्णन होता है वो किसमें होता है? ख्यात में। जैसे दयालदास जी ख्यात, मोहनोत नैणसी ख्यात, है ना। तो यहां पर ख्यात का अर्थ बात से है। किससे है? बात से, है ना, बात, जुबान से है। कहते ना, सुनो सुनो मेरी बात, है ना। तो यहां पर मोहनोत नैणसी कहना चाह रहे हैं कि मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी बात, है ना, जो इनके बारे में लिखते हैं।
नेक्स्ट आता है वेली। वेली का अर्थ यहां पर क्या है, किसी भी रचना को छंद में लिखना। किस में लिखना? छंद में लिखना, जिसमें धार्मिक घटनाओं के साथ साथ ऐतिहासिक घटना भी आएगी, है ना, जैसे कि वेली किशन रुक्मणी ख्यात। देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। वेली किशन रुक्मणी ख्यात। देखिएगा वेली किशन रुक्मणी जो ख्यात है वो लिखने वाले कौन है? वो हो जाते हैं आपके बीकानेर के राठौड़ शासक। याद रखिएगा बीकानेर के राठौड़ शासक, है ना। और बीकानेर के जो राठौड़ शासक है उनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। याद रखिएगा उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज राठौड़ है। इन्होंने कहां से लिखा था? तो याद रखिएगा इन्होंने लिखा था गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा था। गागरोन दुर्ग जो कहां है? झालावाड़ के अंदर है। याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग है वो कौन सा हो जाता है? गागरोन दुर्ग हो जाता है ना। यहीं से बैठकर इन्होंने लिखा था और इसकी भाषा होती है डिंगल भाषा। भाषा कैसी थी? डिंगल भाषा। याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में जब ये पहुंचते हैं उसके बाद ही ये जो गागरोन की जो हिस्सा है वो किसे दिया गया था? पृथ्वीराज राठौड़ को दिया गया था, है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका रूपक। रूपक क्या है? यह एक काव्य कृति होती है। कैसी कृति होती है? काव्य कृति होती है, ठीक है। उसके बाद काव्य कृति होती है ना, जिसमें वंश व्यक्ति विशेष के रूप में उपलब्धियों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है ना। उपलब्धियों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। जैसे कि गज गुण रूपक, रूपक, है ना, राज रूपक, वीरभान, ये शब्द आते थे। फिर आता वात। वात का अर्थ यहां पर कथा से है। किससे है? कथा से है ना। तो देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम दोबारा पढ़ रहे इसको, है ना, कि वात का अर्थ किससे है? कथा से है। कथा, एक व्यक्ति कथा कहेगा, मान लेते हैं कि ये कोई रोहन है, ये कथा कह रहा है और ये सोहन है जो कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुनते सुनते साथ में क्या दिया जाता है? हुकारा दिया जाता है, वो कहलाता है वात। तो वात की विशेषता ये होगी कहीं ना कहीं इस रचना के अंदर दो पात्र होंगे, यानी ये रचना पात्रों के माध्यम से बनाई जाएगी। पात्र कैसे? आपने देखा होगा जब हिंदी पढ़ते थे छोटी क्लास के अंदर, जब है ना, जैसे मान लो कि एक शिक्षक छात्र और जब है ना ऐसे बनते थे, अपन खड़े होकर के पढ़ा करते थे, तो यहां पर भी पात्र बनते हैं, वो होता है वात। जैसे कि कानड़ देवरी वात, अमर सिंह जीरी वात। नेक्स्ट है दावते। दवावते क्या है? फारसी और उर्दू में लिखी गई रचनाएं जिसका रूप क्या होता है? गद्य रूप होता है ना। नेक्स्ट है पर्ची। आपको पता ही है साधु संतों के द्वारा जो लिखी गई रचना है जिसके अंदर महान व्यक्तियों के लिए भी हो सकती है ना, जीवन का वर्णन होता है। जैसे दादू दयालरी पर्ची, है ना, संत पीपारी पर्ची, संत रेदासरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची। लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो पर्ची फेमस हुई है वो हुई है रामदेव जीरी पर्ची, जिसे क्या कहा जाता है? 24 वाणियां कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? 24 वाणियां कहा जाता है। मर्शिया आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है मर्शिया। मर्शिया क्या है? मृत्यु के उपलक्ष्य में, है ना, याद रखिएगा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते समय गाए जाने वाले गीत जो है वो क्या कहलाते हैं? मर्शिया कहलाते हैं। फिर आता रासो। रासो का अर्थ यहां पर किससे है? राजाओं की वीरता के वर्णन से है। जैसे कि बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। देखिएगा बीसल देव रासो की अगर बात करें, बीसल देव रासो,
बीसल देव जो है वो कौन है? यह है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें बीसल देव चौहान भी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, बीसल देव चौहान कहां के राजा हैं ये? तो ये अजमेर के चौहान वंश के राजा है। अजमेर के चौहान वंश के क्या है? राजा है। याद रखिएगा, इनके दरबार में दो दरबारी कवि थे। एक का नाम था, याद रखिएगा कि एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाले। बहुत दिन हो गए है ना। तो देखिएगा कितने व्यक्ति होते हैं यहां पर, दो दरबारी, महान दरबारी होते हैं, सोमदेव और नरपति नाले। इन दोनों दरबारियों, जो ये दोनों कवि है, उनमें एक ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि हम क्या करते हैं, हम हमारे स्वामी को सरप्राइज देते हैं। क्या देते हैं? बर्थडे के ऊपर हम क्या देते हैं? सरप्राइज देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हम क्या दे सकते हैं, या तो हम कोई किताब लिख के दे सकते हैं, है ना। तो ये कहते अब किताब का नाम क्या रखेंगे, रचना का ऐसा अलग ही नाम रखना है ना। तो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हम भी दो हैं और हमारे जो राजा साहब है उनके नाम भी कितने हैं? दो है। तो एक नाम पर आप लिखिए और एक नाम पर मैं लिखूंगा। लेकिन देखिएगा कि यहां पर बीसल देव है और सोमदेव। ये कहते हैं मैं बीसल देव नाम से नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे नाम में क्या छुपा हुआ है? देव छुपा हुआ है ना। इसलिए ये क्या करता है कि सोमदेव किसके लिए, किस पर लिखता है? विग्रहराज नाम पर लिखेगा। किस पर लिखेगा मेरे लाडलों? विग्रहराज पर लिखेगा। इसलिए इन्होंने लिखा है ललित विग्रहराज। याद रखिएगा, ललित विग्रहराज। क्या लिखा है? ललित विग्रहराज लिखा है। ठीक है। अब बचा कौन? नरपति नाले। और नाम भी कौन बचा है? बीसल देव बचा है। तो नरपति नाले ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो। याद रखिएगा, बीसल देव रासो लिखा है। ब्रज भाषा का भी लिखा गया, पाया गया है ना। याद रखिएगा। तो देखिएगा बीसल देव रासो किसने लिखा है? बीसल देव रासो लिखा है नरपति नाले ने। ये किसके दरबारी थे? विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव के क्या थे? दरबारी थे। ठीक है। इन्हीं का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था सोमदेव, जिसने क्या लिखा है? ललित विग्रहराज लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका पृथ्वीराज रासो। देखिएगा पृथ्वीराज रासो, इसके जो रचनाकार है वो है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है। किसके लिए लिखा गया? शासक जो है वो है अजमेर के चौहान शासक। अजमेर के चौहान शासक, चौहान शासक। ठीक है। जिनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिएगा किसके नाम पर लिखा गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। ये जो चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? दरबारी कवि था, है ना। और ये भाट था, है ना। याद रखिएगा दरबारी क्या है? कवि है। लेकिन इस दरबारी कवि के लिए कहा जाता है कि इस जो पुस्तक है, इस पुस्तक की विशेषता क्या है ना। जो पृथ्वीराज रासो है इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो राजस्थान के अंदर जो राजपूतों की उत्पत्ति है, उस राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंदर जो हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं अग्निकुंड वाला, कि राजपूतों की उत्पत्ति तो अग्निकुंड से हुई है। ऐसा हमें उदाहरण कहां देखने को मिलता है? ऐसा वर्णन हमें पृथ्वीराज रासो के अंदर देखने को मिलता है। तो या यूं कहें कि राजपूतों की उत्पत्ति के
सिद्धांत का वर्णन इस पुस्तक में किया गया। वो भी कौन सा वाला? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है ना। तो किससे बताई गई है? तो अग्निकुंड से राजपूतों की क्या बताई गई है? उत्पत्ति बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता आपका वचनिका। वचनिका क्या है ना? तो वचनिका है एक मिश्रित रूप। याद रखिएगा कि आपको बताया था एक चंपा होती है जो राजा को मिश्री खिलाने का क्या दे देती है? वचन देती है। यानी इसी वचनिका को चंपू काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य भी कहा जाता है। ये राजस्थानी का एक मिश्रित अपभ्रंश माना जाता है, जैसे कि अचलदास खींचीरी वचनिका। नेक्स्ट आता है विगत, और विगत का अर्थ होता है हालात। विगत का अर्थ क्या हो जाता है? हालात होता है ना। स्थिति है ना। तो देखिएगा विगत का अर्थ क्या है? हालात से है, स्थिति या हालात से है। जैसे कि मारवाड़ परगनारी विगत। फिर है प्रकाश, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वंश पर ही सबसे अधिक वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रकाश। जैसे सूरज प्रकाश, महायश प्रकाश है ना, ये थे। अब यहां एक आ जाता है आपका जैन साहित्य। क्या आ जाता है? जैन साहित्य। यानी यहां पर हम अलग अलग धर्म के या यूं कहेंगे साहित्यों को भी हम वर्गीकृत करके पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग स्टेप में हम इसको याद कर पाएंगे। देखिएगा सबसे पहले आया है जैन साहित्य है ना। जैन साहित्य पहला है गोरा बादल। आपने नाम सुना होगा गोरा और बादल। लेखक कौन है? हेमरत्न सूरी। पूछा जाएगा कि गोरा और बादल कैसी रचना है? ये जैन साहित्य है। क्या है? जैन साहित्य। जिसके लेखक कौन है? हेमरत्न सूरी है। इसमें युद्ध प्रणाली की जानकारी हमें देखने को मिलती है। देखिएगा गोरा बादल कौन है? ये मेवाड़ के जो राजा है, मेवाड़ के राजा रतन सिंह के सेनापति है। रतन सिंह के क्या है? सेनापति है ना। गोरा और बादल याद रखिएगा। गोरा और बादल कौन है? यहां पर रतन सिंह के क्या है? सेनापति है। सौभाग्य महाकाव्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौभाग्य महाकाव्य। लेखक सोमपुरी। यहां पर पुरी शब्द है, सोमपुरी। लेखक कौन है? सोमपुरी। 15वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली की जानकारी इसमें मिलती है ना। 15वीं जो शताब्दी है उसके अंदर उस शताब्दी की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? सौभाग्य महाकाव्य में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता आपका नाभिनंदन जिनोंधर प्रबंध है ना। नाभिनंदन जिनोंधर प्रबंध देखिएगा लिखा किसने? लेखक का नाम है कक्कड़ सूरी। लेखक कौन है? कक्कड़ सूरी। इसने ओशिया, ओशिया जो जगह का नाम है, किराड़ू के धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा किराड़ू के अंदर जो जैन मंदिर है, किराड़ू के अंदर क्या है? जैन मंदिर प्राचीन क्या बने हुए हैं? जैन मंदिर बने हुए हैं। तो याद रखिएगा कि जैन मंदिर जहां पर है वहीं से हमें यहां से जैन साहित्यों की क्या मिलेगी? हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा यहां पर ये पूछा जा सकता है या लेखक पूछा जा सकता है कि नाभिनंदन जिनोंधर प्रबंध का लेखक कौन है? कक्कड़ सूरी है ना। या यूं कहें कि नाभिनंदन जिनोंधर प्रबंध का संबंध किस स्थान से है? तो हो जाता है ओशिया और किराड़ू से। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि प्रकाश। नेक्स्ट क्या आ जाता है? बुद्धि प्रकाश। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि प्रकाश, है ना। नेक्स्ट क्या आता है? बुद्धि प्रकाश। लेखक का नाम शालिंद्र भद्र सूरी। यह 63 छंदों का क्या है? काव्य खंड है। यानी यहां पर छंदों की संख्या यहां पूछी जा सकती है, कितनी है? 63 काव्य छंदों की क्या है? काव्य खंड है। पद्मिनी चौपाई चरित्र, है ना। पद्मिनी चौपाई चरित्र, इसके जो लेखक है लब्धोदय उपाध्याय। कौन है लेखक? लब्धोदय उपाध्याय। इसमें 17वीं शताब्दी, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी की सामाजिक व्यवस्था का क्या है? वर्णन है। ये देखिएगा यहां पर शताब्दियों की अगर बात की जाए तो अभी भी आया था 15वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली की क्या है यहां पर व्यवस्था या जानकारी दे रखी है। तो याद रखिएगा कि हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर स्वतंत्रता से ही याद रखेंगे सौभाग्य। क्या याद रखेंगे? सौभाग्य। सौभाग्य से याद रखेंगे शिक्षा प्रणाली। कौन सी प्रणाली? शिक्षा प्रणाली। तो 15वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था है वो जानकारी हमें कहां देखने को मिलती है? वो मिलती है सौभाग्य महाकाव्य में। और जिसके लेखक कौन हो जाते हैं? सोमपुरी हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका, देखिएगा पद्मिनी चौपाई चरित्र। पद्मिनी चौपाई चरित्र, आपको पता है पद्मिनी कौन है? तो पद्मिनी जो मेवाड़ के राजा हुए हैं, मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, रतन सिंह की रानी, रतन सिंह की रानी, है ना। तो देखिएगा पद्मिनी चौपाई चरित्र, लेखक का नाम है लब्धोदय उपाध्याय, है ना। लब्धोदय उपाध्याय। इन्होंने क्या किया? 17वीं शताब्दी की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका यहां पर इसने क्या किया है? वर्णन किया है ना। कौन सी शताब्दी का? 17वीं शताब्दी का। नेक्स्ट आता है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, है ना। लेखक का नाम है मेरुतंग। लेखक कौन है? मेरुतंग। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य का क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 1305 में मेरुतुंगाचार्य द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा कि 1305 के अंदर मेरुतुंगाचार्य द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह ग्रंथ 5 खंडों में क्या है मेरे लाडलों? विभाजित है। याद रखिएगा 1605 में, 1605 में माफ करिएगा अकबर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई। यहां पर एक समय आया है 1305, 1305, है ना। 1305 के अंदर मेरुतुंगाचार्य के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई। नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। दोस्तों याद रखिएगा एक दुर्ग है जिसका नाम गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। एक दुर्ग को कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। आप बता सकते हैं कि कौन सा दुर्ग है वो? तो देखिएगा गढ़ चिंतामणि, दोस्तों ये कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि कहां पर है? सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर, है ना। और यहां पर एक शब्द आया है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, देखिएगा प्रबंध जो चिंतामणि है वो रचना लिखी थी मेरुतंग ने। किसने लिखी है? मेरुतंग ने, है ना। तो याद रखिएगा कि गढ़ चिंतामणि किसे कहा जा रहा है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को कहा जाता है। जबकि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी थी? मेरुतंग ने लिखी है ना। तो मेरुतंग ने लिखी है, लेकिन ये रचना कैसी है? ये रचना जैन साहित्य रचना है। जैन साहित्य क्या है? रचना है। नेक्स्ट आ जाता है समराइच कहा, है ना। समराइच कहा, तो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे शब्द, समराइच कहा। देखिएगा ये लिखा है हरिभद्र सूरी के द्वारा। याद रखिएगा किसने लिखा है? हरिभद्र सूरी के द्वारा।
राजस्थान के जनजीवन की विविध पक्षों की ये क्या देता है, जानकारी देता है। तो हमें केवल ये याद रखना है लेखक और रचना, लेखक और रचना अपने को यहां पर याद रखनी है ना। समराइज कहा, किसने कहा, समराइज कहा, है ना। हरिभद्र सूरी, है ना, ये लिखा है हरिभद्र सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है नेमिनाथ बारेमासा। देखिएगा, नेमिनाथ बारेमासा, लेखक का नाम है कवि पालन। जैन धर्म के 22वें जो तीर्थकर है नेमिनाथ का, इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नाम से प्रतीत होता है कि नेमिनाथ अर्थात जो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर है वो कौन है, नेमिनाथ जी है। उनके ऊपर ये लिखा गया। किसने लिखा है, पालन ने लिखा है, कवि पालन ने लिखा है। मारू गुर्जर भाषा का पहला बारेमासा है। तो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मारू जो गुर्जर भाषा है उसका पहला बारेमासा जो है वो क्या है, नेमिनाथ बारेमासा है। दोस्तों देखिएगा कि 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर कौन हुए हैं, महावीर स्वामी हुए हैं, है ना। और प्रथम तीर्थकर कौन हुए हैं, प्रथम तीर्थकर वो हुए हैं भगवान आदिनाथ, जिन्हें और क्या कहा जाता है, ऋषभ देव भी कहा जाता है ना। और 22वें कौन हुए हैं, 22वें जो तीर्थकर हुए हैं वो हुए हैं आपके, देखिएगा कि 22वें तीर्थकर कौन हुए हैं, नेमिनाथ जी हुए हैं। कौन हुए हैं, नेमिनाथ जी हुए हैं, जिनके ऊपर क्या लिखा गया है कि नेमिनाथ बारेमासा लिखा गया है। क्या लिखा गया मेरे लाडलों, कि नेमिनाथ बारेमासा इनके ऊपर लिखा गया है। और याद रखिएगा कि ये मारू गुर्जर भाषा का, मारू गुर्जर भाषा का पहला क्या है, का पहला फर्स्ट बारेमासा है ना, बारेमासा। तो यहां पर विशेष प्रकार से ये शब्द या यूं कहें ये पूछा जा सकता है कि मारू गुर्जर भाषा का प्रथम बारेमासा कौन सी रचना है, तो वो है नेमिनाथ बारेमासा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है दीव दया रास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है, जीव दया रास, लिखा है आसगु। इसमें 53 छंद है। कितने छंद है, 53। रचना है 1200 ईस्वी में लिखी थी, आसकू जालोर के जैन कवि द्वारा लिखी गई है ना। यानी यूं कहें जो आसगु है वो कहां से बिलोंग करते हैं, जालोर के रहने वाले हैं। और ये जैन कवि है जिन्होंने क्या लिखा है कि आसगु जालोर ने जीव दया रास लिखा है ना। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट आ जाता है कुवलयमाला। हमारी जो जैन साहित्य की रचनाएं चल रही है, देखिएगा कुवलयमाला, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में ये रचना पूछी गई है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर इसको 5 स्टार दे रहे हैं। कुवलयमाला लिखी है उद्योतन सूरी ने, यहाँ पर उद्योतन सूरी है, उद्योतन सूरी, याद रखिएगा उद्योतन सूरी है ना। किसने लिखी है, उद्योतन सूरी ने लिखी है। फिर देखिएगा इसके अंदर लगभग 18 देसी भाषाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी जो जैन साहित्य की रचना है उसमें सबसे अपनी प्रथम भूमिका निभाने वाली जो रचना है वो कौन सी हो जाती है, कुवलयमाला हो जाती है। लगभग कितनी भाषाओं में, 18 भाषा, जो देसी भाषाएं चलती राजस्थान के अंदर, उन देसी भाषाओं का इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी भाषाओं की एक माला बनाई गई है ना, कंवड़ी कंवड़ी माला बनाएगी जिसका नाम क्या है, कुवलयमाला है ना। और उद्यान कहेंगे इस माला या फूलों का, क्या कहेंगे इसको, उद्यान कहेंगे। लिखने वाले कौन है, उद्योतन सूरी है।
जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी मिलती है। तो सीधा सीधा सा प्रश्न बन सकता है कि कुवलेमाला निम्न में से किस वंश की जानकारी देती है? तो प्रतिहार वंश की क्या देती है, जानकारी देती है। कुवलेमाला कैसा साहित्य है? तो याद रखिएगा ये जैन साहित्य है। ये कैसा साहित्य है? जैन साहित्य है। कुवलेमाला के जो रचनाकार हैं वो कौन हुए हैं? तो याद रखिएगा कि कुवलेमाला के जो रचनाकार हैं वो कौन हुए हैं? उद्योतन सूरी हुए हैं, जिसके अंदर 18 देसी भाषाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है ना। नेक्स्ट आता है आपका शांतिनाथ देवरास, है ना। तो लेखक हो जाते हैं लक्ष्मणनाथ तिलक। शांतिनाथ जो रचना है उसके लेखक हो जाते हैं लक्ष्मणनाथ तिलक। ये 16वें तीर्थकर शांतिनाथ का वर्णन देखने को मिलता है। तो देखिएगा कि यहां पर देखिएगा 24वें तीर्थकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी हुए हैं। प्रथम कौन हुए हैं? भगवान आदिनाथ हुए हैं, जिसे ऋषभ देव भी कहा जाता है। और 22वें तीर्थकर कौन हुए हैं? नेमिनाथ जी हुए हैं। इसी में आप ऐड करिएगा कि जो 16वें तीर्थकर हैं वो कौन हुए हैं? शांति देव रास, है ना। तो शांतिनाथ देव जी हुए हैं, 16वें तीर्थकर हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ख्यात साहित्य। अभी जो रचनाएं देखी हमने वो सभी की सभी क्या थी? जैन रचनाएं थी। वापस देखिएगा, गोरा बादल लिखता कौन है? हेमरतन सूरी। सौभाग्य महाकाव्य, नाम से प्रतीत होता है सौभाग्य, है ना। सौभाग्य हमारा कि शिक्षा का इसमें क्या मिलता है? वर्णन। लेकिन कौन सी शताब्दी का? 15वीं शताब्दी का। नेक्स्ट आ जाता है नाभिनंदन जिनोंदर प्रबंध, है ना। तो नाभिनंदन कक्कड़ सूरी के द्वारा लिखा गया, है ना। किसके द्वारा लिखा गया था? कैसे कक्कड़ कैसे किराड़ू, और किराड़ू के अंदर क्या है? जैन मंदिर है। ओशिया के अंदर क्या है? जैन मंदिर है। फिर है बुद्धि प्रकाश, और बुद्धि प्रकाश के अंदर देखिएगा बुद्धि प्रकाश, है ना, बिल्कुल शालीनता से सुनिएगा। बुद्धि प्रकाश शालीन भद्र सूरी, है ना। एक नयन संत सूरी होता है। और ये देखिएगा 63 छंदों का इसमें क्या है? काव्य खंड कर रखा है। फिर है पद्मिनी चौपाई, और यहां पर 17वीं शताब्दी की क्या दे रखी है? सामाजिक व्यवस्था दे रखी है। प्रबंध चिंतामणि लिखने वाले मेरुतंग, है ना। जैन साहित्य का प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। लेकिन इसे कितने खंडों में लिखा गया है? 5 खंडों में लिखा गया है, माफ करिएगा, है ना। कितने खंडों में लिखा गया है? 5 खंडों में इसे लिखा गया है। एक आ जाता आपका प्रबंध चिंतामणि, और एक दुर्ग है जिसे क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समराइच कहा। किसने कहा? समराइच कहा, हरिभद्र सूरी। फिर रहता है नेमिनाथ बारेमासा। बेसे बारेमासा और बेसे 22वें क्या कहलाते हैं? तीर्थकर कहलाते हैं। ये जो 22वें तीर्थकर है नेमिनाथ जी, इनके लिए विशेष याद रखिएगा कि मारू गुजर भाषा का जो पहला या फर्स्ट बारेमासा है उसका नाम क्या है? नेमिनाथ बारेमासा, है ना। फिर देखिएगा कवि कौन है? कवि पालण है। तो यहां पर देखिएगा 24वें, प्रथम, 22वें और 16वें याद रखिएगा। नेक्स्ट आता कुवलेमाला। सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है? कुवलेमाला। माला से याद रखिएगा लगभग 18 भाषा, देसी भाषाओं का इसमें क्या मिलता है? उल्लेख या वर्णन देखने को मिलता है। राजस्थानी, जो पश्चिमी राजस्थान की जो मरु भाषा है उसका भी इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो प्रतिहार वंश की क्या मिलती है? जानकारी इसमें मिलती। लेखक कौन होते हैं? उद्योतन सूरी है। नेक्स्ट आता है शांतिनाथ देवरास। लिखते कौन है? लक्ष्मणनाथ तिलक द्वारा ये लिखा गया था। 16वें तीर्थकर माने जाते हैं लक्ष्मण जी। अब आ जाता है आपका ख्यात साहित्य। कौन सा साहित्य? ख्यात, है ना। ख्यात साहित्य देखिएगा
ख्यात का अर्थ होता है बात, किसी व्यक्ति की बात, किसी व्यक्ति की बात ख्यात, वो होती है ख्यात, है ना। तो देखिएगा मुंडियार रे ख्यात कैसा साहित्य है? चारण साहित्य। इस ख्यात में मारवाड़ के राजाओं का जन्म और मृत्यु की क्या देर की है? तिथि क्रम देर का है ना। वो क्या होता है? मुंडियार रे ख्यात। फिर देखिएगा किशनगढ़ री ख्यात, किशनगढ़ के राठौड़ों की जानकारी देता है। तो यहां से सीधा सीधा ऐसा ही याद रखिएगा कि शब्द से पता चलता है ना। मुंडियार मारवाड़ के राजाओं की जन्म से मृत्यु तक की जानकारी देता है। किशनगढ़ री ख्यात, किशनगढ़ के राठौड़ों की क्या देता है? जानकारी देता है। भाटियों री ख्यात, तो भाटी शासक कहां हुए? जैसलमेर में हुए हैं। तो जैसलमेर के भाटी शासकों के इतिहास की क्या देता है? जानकारी देता है। ये देखिएगा मोहनोत नेणसी री ख्यात, रचनाकार कौन होंगे? मोहनोत नेणसी होंगे। मोहनोत नेणसी जानकारी किसकी देंगे? मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास की क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। इसमें मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नेणसी को राजपुताने का क्या बताया गया है? अबुल फजल बताया है। तो याद रखिएगा कि मोहनोत नेणसी जो है वो जसवंत सिंह के दरबारी थे, है ना। तो जसवंत सिंह राठौड़ है, उनके क्या थे? ये दरबारी थे। तो याद रखिएगा कि यहां पर मोहनोत नेणसी राठौड़ वंश के बारे में लिखते हैं। कौन से वंश के बारे में लिखते हैं? राठौड़ वंश के बारे में लिखते हैं। और जयपुर निवासी एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था मुंशी देवी प्रसाद। याद रखिएगा मुंशी देवी प्रसाद। ये जो मुंशी देवी प्रसाद है, इन्होंने मोहनोत नेणसी को, याद रखिएगा कि मोहनोत नेणसी को क्या कहा था? तो मोहनोत नेणसी को कहता है, क्या कहा है कि राजपुताने का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल कहा है। किसने कहा था? मोहनोत नेणसी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट आता है दयाल दास री ख्यात, है ना। रचनाकार कौन है? दयाल दास है ना। दयाल दास री ख्यात किसकी जानकारी देता है? बीकानेर के राठौड़ शासकों की क्या देता है? जानकारी हमें देता है। लेकिन राव बीका से लेकर के कहां तक की जानकारी हमें इसमें मिलती है? अनूप सिंह के शासनकाल तक की जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। दयाल दास जो है बीकानेर के राजा रतन सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे, है ना। तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि दयाल दास जो है, दयाल दास किसके दरबारी थे? रतन सिंह के क्या थे? ये दरबारी थे। नेक्स्ट आ जाता है बांकी दासरी ख्यात। देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है? बांकी दासरी ख्यात। रचना का नाम बांकी दास, है ना। रचनाकार कौन है? बांकी दास। दयाल दासरी ख्यात, दयाल दास स्वयं क्या है? रचनाकार है। मोहनोत नेणसी री ख्यात, तो मोहनोत नेणसी क्या है? यहां पर रचनाकार है। बांकी दास में ब्रिटिश काल के खिलाफ लिखा गया, है ना। तो बांकी दास, बांका कहते हैं टेढ़े को, है ना। कहते हैं ना सीधी उंगली से क्या नहीं निकलता है? घी नहीं निकलता, है ना। तो यहां पर ब्रिटिश काल के खिलाफ लिखा गया है। कौन सी पुस्तक में? बांकी दासरी ख्यात में लिखा गया। बे से बांकी और बे से ब्रिटिश काल, याद रखिएगा। इसमें मारवाड़ के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी हमें देखने को मिलती है। बांकी दास मारवाड़ के राठौड़ शासक मानसिंह राठौड़ के क्या कहलाते थे? गुरु भी थे और दरबारी कवि भी थे। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो मानसिंह राठौड़ है, मानसिंह राठौड़, उनके गुरु कौन हुए हैं? तो उनके गुरु हुए हैं बांकी दास। कौन हुए हैं? बांकी दास, है ना। और ये दरबारी भी थे। ये क्या थे? दरबारी
कवि भी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा था। नेक्स्ट आ जाती है मारवाड़ी ख्यात रचनाकार त्रिलोकचंद जोशी। जसवंत सिंह जी ख्यात रचनाकार तिवरी गांव के पुरोहित लिखते हैं, है ना। तो ये थी ख्यात साहित्य। अब ख्यात साहित्य के अंदर सबसे इंपोर्टेंट क्या हो जाती है, तो सबसे इंपोर्टेंट हो जाती है मोहनोत नेणसीरी ख्यात। याद रखिएगा, एक दयाल दासरी ख्यात और एक बांकी दासरी ख्यात, ये तीन तो आपको याद रखनी ही है। वापस से देखिएगा, मोहनोत नेणसीरी ख्यात का संबंध मारवाड़ से है। किससे है? मारवाड़ से है। ये इस पुस्तक के अंदर मोहनोत नेणसी को राजपुताने का क्या बताया गया है? अबुल फजल बताया गया है। किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, है ना। दयाल दास की बात करें, देखिएगा दयाल दासरी ख्यात की बात करें, संबंध कहां से है? बीकानेर से है। और ये दयाल दास जो है वो बीकानेर के राठौड़ शासक रतन सिंह के क्या होते हैं? दरबारी कवि होते हैं। बांकी दासरी बात करें, बांकी दासरी ख्यात ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखा गया है ना। बांकी दास का जो संबंध है वो राठौड़ दरबार या मारवाड़ दरबार से है, जो कि इनके शिष्य जो है वो कौन है? मानसिंह राठौड़ है ना। जो मानसिंह के दरबारी क्या कहलाते हैं? कवि कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है फारसी साहित्य। देखिएगा दोस्तों, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने चर्चा की थी साहित्य की प्रमुख विधाएं, है ना, जिसके अंदर प्रमुख विधियां या शैलियां हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा है जैन साहित्य, और इसके बाद हमने पढ़ा है प्रमुख ख्यात। अभी हम पढ़ रहे हैं फारसी साहित्य। याद रखिएगा, कौन से साहित्य? फारसी साहित्य। याद रखिएगा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फारसी साहित्य। देखिएगा, तारीख ए यामिनी, है ना, फारसी का शब्द है। तारीख ए यामिनी, रचनाकार जो है अल उतबी, है ना। रचनाकार कौन है? अल उतबी। जानकारी, महमूद गजनवी का राजपूतों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसका इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। फिर देखिएगा तारीख तूप ए राजस्थान। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे अधिक जो मार्क्स आप ला सकते हैं वो पार्ट होता है साहित्य पार्ट, क्योंकि ये सबका ही कमजोर होता है। अगर आप इस पर काबू पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पर क्या पा लेते हैं? विजय पा लेते हैं। देखिएगा, रचनाकार अल उतबी। जानकारी, महमूद गजनवी का राजपूतों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसकी इसमें क्या दे रखी है? जानकारी। तारीख तूप ए राजस्थान, रचनाकार अब्दुल्ला फरहती। तारीख उल हिंद, याद रखिएगा, तारीख उल हिंद, ये लिखा है अल बरूनी ने। उपनाम किताब उल हिंद, यानी इसी का उपनाम क्या है? किताब उल हिंद। नेक्स्ट आ जाता है बादशाह नामा। आपने नाम सुना होगा कि बाबर नामा, अकबर नामा, वैसे क्या आ जाता है? बादशाह नामा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने ये क्या लिखा है? बादशाह नामा लिखा है। नेक्स्ट है वाक्या ए राजपुताना, मुंशी ज्वाला सहाय। पूछा जा सकता है दोस्तों, वाक्या ए राजपुताना किसने लिखा है? मुंशी ज्वाला सहाय ने लिखा है। तारीख ए राजस्थान, कालीराम कायस्थ। तारीख ए राजस्थान, कालीराम कायस्थ। तू जुक ए राजपुताना, जहांगीर ने लिखा है ना। तू जुक ए जहांगीरी तो आपको पता ही है, लेकिन याद रखिएगा तू जुक ए राजस्थान किसने लिखा है? जहांगीर ने लिखा है। फिर है मुंतकाब उल त्वारीफ। यहां पे देखिएगा तारीख नहीं है, त्वारीफ है ना। देखिएगा मुंतकाब उल त्वारीफ, याद रखेगा मुंतकाब उल त्वारीफ। रचनाकार अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, ये क्या लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को
इन्होंने गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने गोगुंदा का क्या बताया है, युद्ध बताया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध इसे खमनोर का युद्ध भी कहते, खमनोर का युद्ध। याद रखिएगा खमनोर का युद्ध किसने कहा है, ये कहा गया आईने ए अकबरी में, आईने ए अकबरी में, जो कि जिसके रचनाकार कौन होते हैं, अबुल फजल होते हैं। कौन होते हैं, अबुल फजल होते हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, ये तो खमनोर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, खमनोर का युद्ध है। ऐसा किस पुस्तक के अंदर इन्होंने बताया है, तो याद रखिएगा कि ऐसा इन्होंने आईने ए अकबरी के अंदर बताया है। लेकिन बात करें अगर हम गोगुंदा के युद्ध की, तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो याद रखिएगा गोगुंदा का युद्ध कहा था कौन सी पुस्तक में, मुंतकाफ उल त्वारीफ में कहा गया। किसने कहा था, तो देखिएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। तो याद रखिएगा ये हल्दी घाटी का यहां पर विशेष नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है तबकाते ए नासिरी, तबकाते ए नासिरी, रचनाकार है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, रचनाकार गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन है ना, जिन्होंने लिखा है हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। ताज उल मासीर, रचनाकार हसन निजामी, है ना, रचनाकार कौन है, हसन निजामी। खजाइन उल फतू, याद रखिएगा खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, रचनाकार अमीर खुसरो, रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो है। और इस खजाइन उल फतू के अंदर मेवाड़ के इतिहास की कुछ संक्षिप्त जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी, ये लिखा है अबुल फजल ने। ये किसने लिखा है, अबुल फजल ने। दोस्तों याद रखिएगा कि इस पुस्तक के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया था। क्या कहा गया था, खमनोर का युद्ध कहा गया था। नेक्स्ट देखिएगा अकबरनामा, अकबरनामा कौन लिखते हैं, अकबर स्वयं लिखते हैं। कौन लिखते हैं, अकबर स्वयं। यहां पर क्या लिखते हैं, अकबरनामा लिखते हैं। फिर आ जाता है तू जुक ए बाबरी, बाबर ने लिखा, भाषा कौन सी है, तुर्की भाषा में। तारीख ए शेर शाही, अब्बास खां सरबानी ने ये लिखा है। फिर है इसी के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कब लड़ा गया था, 1544 में लड़ा गया था। याद रखिएगा 1544। फिर है तजाकी रात उल वाकियात, जोहर आबताबची के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, इसमें रणथंबोर अभियान की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर है मसखान ए अफगानी, ये लिखा है निजामुद्दौला के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर आज हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है एक तो राजस्थानी जो साहित्य है उनकी विधाओं के बारे में हमने चर्चा की है। फिर देखिएगा जैन साहित्य हमने पढ़ा है, और जैन साहित्य के बाद हमने पढ़ा है ख्यात, यहां पर पढ़े हैं। फिर देखिएगा फारसी साहित्यों की यहां पर हमने क्या की है, चर्चा की है। नेक्स्ट देखिएगा कि अब अगला जो इससे रिलेटेड जो बचे हुए साहित्य हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।